ओह, आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत, मेरा मतलब है, विषय पर आने से पहले एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। बिल्कुल। कैसी स्थिति? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना जीवन भर का कमाया हुआ कीमती सामान, जेवर या कोई भी जरूरी कागजात किसी बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखता है। हाँ, ठीक है, बहुत से लोग ऐसा करते ही हैं। हाँ, तो कुछ समय बाद जब वो व्यक्ति बैंक जाता है और अपना ही सामान वापस मांगता है तो बैंक मैनेजर मना कर देता है। बिल्कुल, मैनेजर साफ इनकार कर देता है। उसका तर्क होता है कि अब ये सामान बैंक की संपत्ति है, या फिर वो उस व्यक्ति को लॉकर रूम में ही नहीं जाने लेता। उफ, ऐसी स्थिति में तो कोई भी हैरान रह जाएगा। मतलब ये तो सीधे तौर पे हाँ, चोरी है। ऐसे मामले में तुरंत पुलिस की मदद ली जाती है, कानूनी कार्रवाई होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये संपत्ति के अधिकार का साफ हनन है। किसी और की संपत्ति को हड़पने का एक बहुत ही स्पष्ट प्रयास। एग्जैक्टली। और आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। बस फर्क इतना है कि ये स्थिति किसी बैंक और ग्राहक के बीच की नहीं है। तो फिर किसकी है? ये हमारे समाज के एक बेहद आम लेकिन कानूनी रूप से अक्सर गलत समझे जाने वाले हिस्से से जुड़ी है, और वो विषय है स्त्रीधन। स्त्रीधन। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत बात होती है, पर जानकारी बहुत कम है। सही कहा। जब एक महिला का स्त्रीधन ससुराल पक्ष द्वारा रोक लिया जाता है तो अक्सर समाज में इसे एक साधारण पारिवारिक मामला मान लिया जाता है। हाँ, बस घर की चार दीवारी का आपसी विवाद मानकर टाल देते हैं लोग। लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। बिल्कुल। आज हम ये स्पष्ट करेंगे कि स्त्रीधन को रोकना महज एक घरेलू अनबन नहीं है। हाँ, ये एक गंभीर और दंडनीय आपराधिक कृत्य है। और इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस सोर्स मटेरियल मौजूद हैं। जी, आज की हमारी ये चर्चा प्रयागराज हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी, सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी और रोहन तिवारी जी द्वारा साझा किए गए कानूनी दस्तावेजों और उनके गहन शोध पर आधारित है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि आखिर समाज में भ्रांति क्या है? हाँ, विवाह के बाद संपत्ति के स्वामित्व को लेकर जो भ्रम है। देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति मौजूद है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि विवाह संपन्न होते ही जो कुछ भी वधू के साथ आया है वो अब पूरे परिवार की संयुक्त संपत्ति बन गया है। मतलब जॉइंट प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, लोगों को लगता है कि आप सब कुछ सबका है और यहीं से सारे विवादों की नींव पड़ती है। लेकिन अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के कानूनी विश्लेषण को देखें तो भारतीय कानून इस भ्रांति को सिरे से खारिज करता है। सिरे से खारिज करता है? मतलब कानून की नजर में असल हक किसका है? केवल और केवल महिला का। कानून की दृष्टि में स्त्री धन पर महिला का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार होता है, जिसे हम अंग्रेजी में एब्सोल्यूट ओनरशिप कहते हैं। पूर्ण अधिकार। इसका सीधा अर्थ तो यही हुआ कि इस विशिष्ट संपत्ति पर पति या सास ससुर का कोई मालिकाना हक नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी भी रिश्तेदार का कोई हक नहीं होता। वे किसी भी परिस्थिति में इस संपत्ति पर अपना दावा पेश नहीं कर सकते। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी अवधारणा सामने आती है। अगर ससुराल पक्ष या पति ये संपत्ति के मालिक नहीं हैं, तो फिर कानून उनकी भूमिका को किस रूप में देखता है? यही तो आहा मोमेंट है इस पूरे विषय का। कानूनी दस्तावेजों में इन्हें मालिक नहीं बल्कि संरक्षक या ट्रस्टी का दर्जा दिया गया है। ट्रस्टी? हाँ, जैसे किसी ट्रस्ट को हम कोई जिम्मेदारी देते हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई महिला अपना सामान अपने ससुराल में रखती है तो वो एक तरह से उस संपत्ति को एक ट्रस्ट के रूप में उन्हें सौंप रही है। एक विश्वास के साथ। हाँ, इस स्पष्ट विश्वास पर कि जब भी उसे उस संपत्ति की आवश्यकता होगी वो उसे बिना किसी बाधा के वापस मिल जाएगी। लेकिन जब ये विश्वास टूटता है, मेरा मतलब है जब वो सामान वापस नहीं करते, तब क्या होता है? तब मामला दीवानी या जिसे हम सिविल विवाद कहते हैं उसकी सीमाओं को पार कर जाता है। यहीं पर वो कानूनी परिवर्तन होता है जिसे समझना सबसे जरूरी है। क्रिमिनल केस बन जाता है। बिल्कुल। जब एक ट्रस्टी उस संपत्ति को लौटाने से इनकार कर देता है जो उसे महज देखभाल के लिए विश्वास के साथ सौंपी गई थी, या फिर उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लेता है। हाँ, तो कानून की नजर में ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में इसे आपराधिक न्यासभंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां दो पक्ष किसी संपत्ति के बंटवारे पर बस असहमत हों।
नहीं, ये बंटवारा है ही नहीं। ये एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की वैध संपत्ति का गबन है। और मुझे लगता है कि इस पूरी कानूनी स्थिति को आकार देने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ऐतिहासिक फैसलों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस विषय पर पहले से मौजूद किसी भी तरह के संशय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन फैसलों में प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार का मामला सबसे प्रमुख माना जाता है। जी। अगर हम इस केस के बैकग्राउंड को देखें तो पता चलता है कि इससे पहले कई निचली अदालतों में यह भ्रम रहता था कि शादी के बाद पति पत्नी की संपत्ति आपस में मिल जाती है, एक हो जाती है, ऐसा सोचते थे लोग। हाँ, लेकिन प्रतिभा रानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त लकीर खींच दी। अदालत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि स्त्री धन पत्नी की विशिष्ट संपत्ति है। और इस फैसले में यह भी जोड़ा गया कि पति या ससुराल वाले महज ट्रस्टी हैं। बिल्कुल। और अगर वे संपत्ति को लौटाने में आनाकानी करते हैं तो उन पर आपराधिक कार्रवाई का चलना पूरी तरह से वैध है। इस एक फैसले ने तो स्त्रीधन के मामलों को पारिवारिक अदालतों के सिविल मुकदमों से निकालकर सीधे आपराधिक मामलों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। और इसके बाद एक और मामला आया था ना? हाँ, रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार भाड़ा का मामला। प्रतिभा रानी केस ने जो सैद्धांतिक नींव रखी थी उसे इस दूसरे फैसले ने और भी अधिक ठोस रूप दे दिया। इसमें क्या खास था? इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि निचले स्तर की अदालतें या पुलिस प्रशासन किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। अच्छा। अदालत ने प्रतिभा रानी फैसले के सिद्धांत को दोहराते हुए ये स्थापित किया कि स्त्री धन वापस न करना भारतीय दंड संहिता यानी जो पुरानी आईपीसी थी उसकी धारा 406 के तहत एक पूर्ण दंडनीय अपराध है। धारा 406 का प्रयोग तो विशेष रूप से आपराधिक न्यास भंग के मामलों में ही सजा मुकर्रर करने के लिए किया जाता है। एग्जैक्टली। इन दोनों फैसलों के संयुक्त प्रभाव ने ये तय कर दिया कि महिला के एकाधिकार को चुनौती देना एक संगीन जुर्म है। इसे पारिवारिक समझौते के नाम पर रफा दफा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। देखिए, इन अदालती फैसलों ने दशकों तक व्यवस्था को दिशा दी है, लेकिन अब वर्तमान परिदृश्य में एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव हो चुका है। नए कानूनों का आना, हाँ, जिसने कई लोगों के मन में अनिश्चितता पैदा कर दी है। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में पुराने कानूनों की जगह नई संहिताओं ने ले ली है। बिल्कुल। और इस बारे में सहायक अधिवक्ता रोहन तिवारी जी के इनपुट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अब देश में पुरानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुकी है, जिसे हम संक्षेप में बीएनएस कहते हैं। जी, बीएनएस। तो लोगों के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन नए कानूनों के आने से स्त्री धन से जुड़े हुए पुराने अधिकार बदल गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे? क्या उनमें कोई कटौती हुई है? यह एक बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक चिंता है। जब भी कानून की किताब बदलती है तो लोगों को लगता है कि शायद बुनियादी अधिकार भी बदल गए होंगे। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन रोहन तिवारी जी का विश्लेषण इस भ्रम को दूर करता है। अधिकारों की प्रकृति और अपराध की गंभीरता में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। मतलब जो पहले अपराध था वो अब भी है? बिल्कुल। जो कृत्य पहले अपराध था वो आज भी अपराध है, केवल उसे संबोधित करने वाली धाराएं बदल गई हैं। अच्छा, तो धाराओं के नंबर बदल गए बस? हाँ, आपराधिक न्यासभंग का जो प्रावधान दशकों से आईपीसी की धारा 406 के तहत दर्ज होता था, अब वो बीएनएस की नई संरचना के भीतर एक नई धारा के तहत दर्ज किया जाता है। अपराध के तत्व वही हैं? वही है। किसी ने संपत्ति सौंपी, दूसरे ने उसे अपने पास रख लिया और मांगने पर लौटाने से इनकार कर दिया। बस कागजी कार्रवाई अब बीएनएस के नए प्रावधानों के तहत होगी। रोहन तिवारी जी के शोध में एक और बहुत ही व्यावहारिक पहलू सामने आता है। समाज में जब इस तरह के विवाद होते हैं तो वे अक्सर एक ही दिशा में सीमित नहीं रहते। आपका मतलब है कि मामला सिर्फ संपत्ति तक नहीं रुकता? बिल्कुल। जब कोई महिला अपना स्त्रीधन वापस मांगती है तो अक्सर उसे केवल मौखिक रूप से मना नहीं किया जाता। ये इनकार कई बार शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना, क्रूरता या फिर अतिरिक्त दहेज की मांग का रूप ले लेता है। ये तो बहुत आम बात है। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक अपराध दूसरे अपराध को जन्म देता है। तो नई कानूनी व्यवस्था में इस तरह के बहुआयामी अपराधों से निपटने का तरीका भी स्पष्ट किया गया है। जी, ऐसे जटिल मामलों में कानूनी प्रतिक्रिया भी उतनी ही व्यापक होती है। यदि स्त्रीधन को रोकने के कृत्य के साथ साथ महिला के साथ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना या क्रूरता की जाती है, तो जांच एजेंसियां केवल आपराधिक न्यासभंग की धारा तक सीमित नहीं रहती। तो फिर क्या जोड़ते हैं वो? बीएनएस के तहत क्रूरता से संबंधित धाराएं भी मामले में जोड़ दी जाती हैं, जिसे हम पुरानी व्यवस्था में धारा 498 ए आईपीसी के नाम से जानते थे। एग्जैक्टली, जो विशेष रूप से महिला के प्रति क्रूरता को संबोधित करती थी।
अब बीएनएस में इसके समकक्ष एक नया और विस्तृत प्रावधान है। इसका सीधा अर्थ ये है कि न्याय प्रणाली ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जहां महिला को उसके आर्थिक अधिकारों के हनन के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक शोषण के खिलाफ भी न्याय मिल सके, और वो भी एक ही मामले के भीतर। ये समझना आवश्यक था कि अधिकारों की मूल भावना जस की तस है, केवल व्यवस्था का आवरण बदला है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये सब तो बात हुई सैद्धांतिक अधिकारों की। किसी भी कानून की असली परीक्षा इस बात में होती है कि वो जमीन पर कैसे लागू होता है। प्रक्रिया क्या है, ये जानना जरूरी है। एक आम नागरिक के लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि आखिर न्याय पाने की ये लंबी और कई बार डरावनी लगने वाली प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। और इसी को अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से डिकोड किया है। हाँ, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे संक्षेप में बीएनएसएस कहा जाता है और जिसने पुरानी सीआरपीसी की जगह ली है, उसके तहत एक स्पष्ट रोड मैप के रूप में समझाया है। तो इस रोड मैप का सबसे पहला और बुनियादी कदम क्या है? थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराना। जी। नई व्यवस्था में प्रभावित महिला या उसका कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि पास के पुलिस थाने में जाकर बीएनएसएस की धारा 173 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये वही प्रक्रिया है जिसे हम पहले सीआरपीसी की धारा 154 के रूप में जानते थे। सही कहा। ये आधिकारिक रूप से क्रिमिनल न्याय प्रणाली के पहिए को घुमाने का पहला धक्का होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से एफआईआर दर्ज कराना एक सीधा कदम लगता है, पर व्यावहारिक धरातल पर यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। वो कैसे? पुलिस मना कर देती है। अक्सर थानों में ऐसे मामलों को घर का आपसी विवाद बताकर टालने की प्रवृत्ति देखी जाती है। हाँ, पुलिस वाले अक्सर कहते हैं कि अरे घर का मामला है, आपस में बैठ के सुलझा लीजिए। बिल्कुल। पुलिस कर्मियों द्वारा यही सलाह दी जाती है और एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? मनीष शुक्ला जी का शोध स्पष्ट करता है कि कानून बनाने वालों को इस अड़चन का भलीभांति अंदाजा था, इसलिए यदि थाना प्रभारी एफआईआर लिखने से इनकार कर दे तो प्रक्रिया वहीं समाप्त नहीं होती। एक रास्ता और है? हाँ, ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष के पास सीधे इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार सुरक्षित है। बीएनएसएस की धारा 175, जो पुरानी व्यवस्था में सीआरपीसी 156(3) के नाम से जानी जाती थी। एग्जैक्टली, उसके तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष एक औपचारिक प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। यह मजिस्ट्रेट के पास जाने का विकल्प तो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। बहुत बड़ा। जब ये प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचता है तो वे इसकी समीक्षा करते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया ये लगता है कि शिकायत में बताए गए तथ्यों से एक संज्ञेय अपराध, जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उसका होना प्रतीत होता है, जैसे कि आपराधिक न्यासभंग, हाँ, तो वे पुलिस को सीधे आदेश जारी करते हैं। और इस आदेश के बाद पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचता। कोई विकल्प नहीं बचता। उन्हें एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है और मामले की गहन जांच शुरू करनी पड़ती है। एक बार जब जांच की ये मशीनरी चालू हो जाती है तो बीएनएसएस की धारा 176 से लेकर 193 तक जांच प्रक्रिया के सभी नियम लागू हो जाते हैं। इस जांच चरण में साक्ष्य यानी सबूत एकत्र करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता होगा। बिल्कुल। पुलिस का काम ये स्थापित करना है कि संपत्ति वास्तव में महिला की थी और उसे गलत तरीके से रोका गया है। इसके लिए वे किस तरह के सबूत जुटाते हैं? इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के सबूत जुटाते हैं। उदाहरण के तौर पर विवाह के समय दिए गए उपहारों की सूची, जेवरों की खरीदारी के बिल, और शायद उस समय की तस्वीरें या वीडियोग्राफी की भी जांच की जाती होगी। हाँ बिल्कुल। साथ ही उन लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं जिनकी उपस्थिति में वो स्त्रीधन दिया गया था या ससुराल पक्ष को सौंपा गया था। ये पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए होती है कि मामला केवल हवाई दावों पर न रहे। बिल्कुल, बल्कि ठोस दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों पर खड़ा हो। लेकिन जांच के दौरान एक और बहुत ही आम और जटिल स्थिति पैदा होती है। क्या? जब ससुराल पक्ष को ये भनक लगती है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, तो अक्सर एक प्रवृत्ति देखी जाती है कीमती सामानों, आभूषणों या अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियों को किसी गुप्त स्थान पर छिपा देना या उन्हें खुर्द-बुर्द कर देना, बेच देना। हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस को कुछ बरामद ना हो और केस कमजोर पड़ जाए। ये एक बहुत ही चालाकी भरा कदम होता है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मनीष शुक्ला जी ने बीएनएसएस के भीतर मौजूद सर्च और जब्ती प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया है। संपत्ति छिपाने की इस चाल को विफल करने के लिए कानून ने
जांच एजेंसियों को विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। ये कैसे काम करती हैं? यदि जांच अधिकारी को ये पुख्ता संदेह हो जाता है कि स्त्रीधन को किसी विशिष्ट स्थान, लॉकर या घर के किसी छिपे हुए हिस्से में रखा गया है, तो वे बीएनएसएस की धारा 105 से लेकर 110 तक के प्रावधानों का सहारा लेते हैं। ये वही प्रावधान है जो पहले सीआरपीसी की धारा 93 से 102 तक वर्णित थे। सही पकड़ा। अब देखिए, पुलिस सीधे तौर पर जाकर किसी का घर नहीं खंगाल सकती। उसके लिए उन्हें कुछ परमिशन चाहिए होगी? जी, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने सबूत पेश करके एक सर्च वारंट हासिल करना होता है। हाँ, सर्च वारंट। हाँ, एक बार ये वारंट मिल जाने के बाद पुलिस के पास उस विशिष्ट स्थान की कानूनी रूप से तलाशी लेने का अधिकार आ जाता है। और यदि तलाशी के दौरान वो छिपाया गया स्त्रीधन मिल जाता है तो उसे मौके पर ही जब्त कर लिया जाता है, जिसे कानूनी भाषा में सीज करना कहते हैं, वाह, ताकि उसे अदालत की कार्यवाही के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ये तो बहुत ही मजबूत प्रक्रिया है। जब पुलिस ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेती है, जिसमें गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और सर्च वारंट के जरिए की गई बरामदगी शामिल है, तो इसके बाद क्या होता है? रिपोर्ट के रूप में सामने आता है। पर्याप्त सबूत मिलने की स्थिति में पुलिस बीएनएसएस की धारा 193 के तहत अदालत में एक आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट? ये तो इस बात का आधिकारिक घोषणा पत्र होता है कि पुलिस की नज़र में आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। बिल्कुल। इस बिंदु से पुलिस की जांच का काम खत्म होता है और अदालत के भीतर मुकदमे की वास्तविक सुनवाई, बहस और गवाहियों का दौर शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया हमने अभी समझी, वो आपराधिक न्याय प्रणाली का एक बहुत ही सख्त रास्ता है। इसका उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना है। जी, लेकिन व्यावहारिक जीवन में आपराधिक मुकदमों की प्रकृति बहुत लंबी और थकाऊ होती है। सालों लग जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां महिला का मुख्य उद्देश्य किसी को जेल भेजना नहीं होता, बल्कि अपना सामान तुरंत वापस पाना और एक सुरक्षित जीवन जीना होता है। हाँ, थानों और अदालतों के अनगिनत चक्कर काटने से बचने के लिए या किसी त्वरित राहत की तलाश में कई लोग इस क्रिमिनल रास्ते को चुनने से हिचकिचाते हैं। और मनीष शुक्ला जी के शोध में इस पहलू पर भी बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। क्या आपराधिक केस के अलावा भी कोई रास्ता है? हाँ, भारतीय कानून में एक अत्यंत प्रभावी और अपेक्षाकृत तीव्र रास्ता मौजूद है। वो कौन सा रास्ता है? वह है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं। अच्छा, तो इस अधिनियम का उपयोग भी किया जा सकता है? बिल्कुल। इस अधिनियम को विशेष रूप से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह लंबी आपराधिक प्रक्रियाओं से अलग महिलाओं को त्वरित और नागरिक प्रकृति यानी सिविल नेचर की राहत प्रदान कर सके। तो इसके प्रावधान सीधे तौर पर महिला की तत्काल सुरक्षा और उसके अधिकारों की बहाली पर केंद्रित होते हैं? हाँ, अगर कोई इस रास्ते का चुनाव करता है तो उसे पुलिस स्टेशन जाने के बजाय सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। और इस अधिनियम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी बहुआयामी प्रकृति है। जब मजिस्ट्रेट के सामने मामला जाता है तो वे कई प्रकार के आदेश एक साथ पारित कर सकते हैं। जैसे कि? इनमें सबसे पहला है संरक्षण आदेश या प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो यह सुनिश्चित करता है कि ससुराल पक्ष महिला को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक ठेस न पहुंचाए। ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान निवास आदेश यानी रेजिडेंस ऑर्डर है। ये बहुत ही शक्तिशाली आदेश है। इससे क्या होता है? इसके तहत महिला को उसी घर में, जिसे साझा घर कहते हैं, सुरक्षित रहने का अधिकार मिल सकता है, या यदि वहां नहीं रहना चाहती तो ससुराल पक्ष को उसके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। और जहां तक हमारी आज की चर्चा के मुख्य विषय स्त्रीधन का सवाल है, तो क्या वो भी इसी के तहत आता है? जी, इसी अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट ससुराल वालों को बिना किसी देरी के महिला का पूरा स्त्रीधन वापस सौंपने का सीधा और सख्त आदेश दे सकता है। मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम का ये उपयोग एक रणनीतिक कदम हो सकता है, क्योंकि ये आपराधिक मामले की तुलना में बहुत तेजी से काम करता है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और अहम मुद्दा जुड़ा होता है, और वो है आर्थिक अस्तित्व का। हाँ, क्योंकि जब स्त्रीधन रोक लिया जाता है तो कई बार महिला के पास अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई आर्थिक संसाधन नहीं बचता। ऐसे मामलों में न्याय प्रणाली केवल संपत्ति वापसी तक सीमित नहीं रहती। भरण पोषण, जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, उसके लिए एक अलग और बहुत ही मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। नई व्यवस्था में इसे कहाँ रखा गया है?
नई व्यवस्था में इसे BNSS की धारा 144 के तहत रखा गया है। जिसे लोग पहले CRPC की धारा 125 के नाम से बखूबी जानते थे। सही कहा। भरण पोषण का ये प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के दौरान या उसके बाद महिला आर्थिक रूप से असहाय न हो जाए। तो अदालत इसमें क्या आदेश दे सकती है? अदालत पति की आय, उसकी संपत्तियों और जीवन स्तर का आकलन करके उसे ये आदेश दे सकती है कि वो अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करे। अगर हम इन सभी कानूनी विकल्पों का एक विस्तृत चित्र बनाएं, चाहे वो BNS के तहत आपराधिक न्यासभंग की क्रिमिनल कार्रवाई हो, या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मांगी गई त्वरित राहत हो, या फिर BNSS 144 के तहत जीवन निर्वाह के लिए भरण पोषण का आदेश हो, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून के पन्नों पर महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए कई मजबूत परतें बनाई गई हैं। बिल्कुल, कानून ने हर तरह से सुरक्षा का घेरा तैयार किया है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा में जो जानकारी हमने प्रयागराज हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी, अमन बाजपेयी जी और रोहन तिवारी जी के सौजन्य से डिकोड की है, उसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि न्याय की राह में चाहे कितने भी व्यवहारिक अड़चने क्यों ना आएं, कानून के पास हर बाधा का एक स्पष्ट उत्तर मौजूद है। जी। पुलिस के इनकार करने से लेकर सामान छिपा दिए जाने तक हर समस्या का कानूनी समाधान उपलब्ध है। सही धाराओं के ज्ञान, उचित कानूनी प्रक्रिया के पालन और ठोस सबूतों के माध्यम से स्त्रीधन की वापसी सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे अहम बात जो समाज के हर व्यक्ति को समझनी चाहिए वो ये है कि कानून के नजरिए से स्त्रीधन का वापस किया जाना ससुराल पक्ष द्वारा किया गया कोई एहसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह से एक महिला का स्वतंत्र और अटल अधिकार है, और इस अधिकार को बाधित करना एक स्पष्ट अपराध है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस पूरी चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि जब कानून किसी व्यक्ति या संस्था को किसी संपत्ति का ट्रस्टी या संरक्षक मानता है तो उसके साथ कई भारी जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न भी जन्म लेता है। ये एक ऐसा बिंदु है जो सीधे तौर पर तो आज के केस लॉज में नहीं लिखा है, लेकिन ट्रस्ट और संरक्षक की अवधारणा से स्वाभाविक रूप से उपजता है। वो क्या? जिम्मेदारी की सीमा क्या है? ये एक बहुत ही रोचक दिशा है। अगर हम ट्रस्टी शब्द के व्यापक कानूनी अर्थ पर विचार करें तो क्या कानून एक पति या ससुराल पक्ष से ये अपेक्षा करता है कि वे एक सामान्य और खुशहाल वैवाहिक जीवन के दौरान पत्नी के सर्वोत्तम हित के लिए उस स्त्रीधन का, चाहे वो नकदी हो या आभूषण, सक्रिय रूप से प्रबंधन करें? यही मेरा सवाल है। क्या एक अच्छे ट्रस्टी की तरह उन्हें उस संपत्ति को सही जगह निवेश करना चाहिए ताकि भविष्य में उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो और उसका सीधा लाभ पत्नी को मिल सके? या फिर उनकी भूमिका केवल एक निष्क्रिय चौकीदार जैसी है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि सामान एक सुरक्षित जगह पर पड़ा रहे और जब भी पत्नी उसकी मांग करे तो वो उसे उसी अवस्था में वापस कर दिया जाए? यही वो सूक्ष्म कानूनी और वैचारिक पहलू है। एक ट्रस्टी का काम केवल संपत्ति की चोरी रोकना है या उस संपत्ति के मूल्य को बढ़ाकर मूल मालिक को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाना है? बहुत ही गहरा सवाल है। अगर एक पति अपनी पत्नी के स्त्रीधन को निष्क्रिय छोड़ देता है जिससे महंगाई के कारण उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो क्या उसने एक ट्रस्टी के रूप में अपना फर्ज ठीक से निभाया? सोचने वाली बात है। एक संरक्षक की जिम्मेदारी केवल सुरक्षा के घेरे तक सीमित है या उसमें संपत्ति संवर्धन की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी छिपी हुई है? ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जो वैवाहिक रिश्तों में कानूनी जिम्मेदारियों और नैतिक दायित्वों के बीच की एक बहुत ही धुंधली रेखा की ओर इशारा करता है। जी। इस दिलचस्प पहलू पर विचार करना इस विषय की समझ को एक नए स्तर पर ले जाता है। आज की इस विस्तृत गहन चर्चा में हमने स्त्रीधन, उससे जुड़े अधिकारों, नए कानूनी बदलावों और न्याय पाने के व्यावहारिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझने का प्रयास किया है। और जानकारी और जागरूकता ही किसी भी अधिकार की सबसे बड़ी रक्षा प्रणाली होती है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।